Dear students, today we are going to talk about dividend policy. जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर एक हम नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करें, the investor who has no knowledge about the technicalities of a balance sheet, profit and loss account, and other concepts of financial management or accountancy. So एक जनरल इन्वेस्टर एंड अगर सही से कहें तो ज़्यादातर कस्टमर्स इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स के बारे में या अकाउंट्स के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज नहीं होती, एक सरफेस नॉलेज होती है। एंड वेन एवर दे आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, most of the time they are basically concerned about the dividend policy of that company. और ज़्यादातर लोग उसी फर्म के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जनरली, जो फर्म एक लगातार आपका एक स्टेबल डिविडेंड, एक अच्छा डिविडेंड देती जा रही है। सो इफ यू सी एज पर द रूल, एज पर द एक्ट, या आप कहें कि नियम के अनुसार डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। एक फर्म द्वारा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हर साल देना एक कंपलसरी नहीं है, बट बाय ट्रेडिशन एक ये परंपरा हो गई है कि हर फर्म हर साल अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड जरूर देना चाहती है। और नॉर्मल इन्वेस्टर्स और एक जो जनरल इन्वेस्टर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं, वो भी एक फर्म को अच्छा मानते हैं जो फर्म हर साल एक लगभग एक मिनिमम अमाउंट या एक नॉर्मल अमाउंट का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है। एंड देयरफॉर सच फर्म्स अट्रैक्ट हायर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, फ्रॉम पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, और ऐसे शेयर्स की डिमांड ज्यादा होती है मार्केट में। एंड व्हेन सच फर्म्स हैव हायर डिमांड इन द मार्केट, द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स गोज अप। सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, the dividend policy of a firm or of a company is very important, because it not only earns, means through dividend policy you cannot only earn the confidence of investors, but a firm will also be able to convey a message that the firm is doing well, the firm's financial position is well, and that is why the firm has been able to give dividend to its shareholders every year. So ये दोनों तरफ से, जहां एक तरफ से शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस जीतने में सफल होती है, वहीं दूसरी तरफ ये एक तरह का सिग्नल भी होता है कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और फर्म हर साल बेहतर कर रही है, ताकि इसको प्रॉफिट हो रहा है, तभी ये डिविडेंड के फॉर्म में हर साल पे कर रही है। And therefore dividend decision and dividend policy is very important. The dividend policy of a firm determines what proportion of earnings is to be paid to the shareholders by way of dividends. अगर हम बात करें कि dividend policy के मेन क्या है, क्रक्स क्या है या कोर क्या है, then it is simply कि टोटल अर्निंग्स जो है, अर्निंग पर शेयर या टोटल अर्निंग्स, कितना पार्ट हमें डिविडेंड के भाग में रूप में देना है शेयर होल्डर्स को, एंड व्हाट प्रोपोर्शन इज टू बी रिटेन्ड बाय द फर्म फॉर री इन्वेस्टमेंट पर्पस, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, कि टोटल अर्निंग्स का कितना भाग डिविडेंड में और कितना भाग रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में रखा जाए। सो इसी का डिसीजन लेना इज द मेन पार्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। नाउ as you have been talking about what is the principal objective of financial management, and the principal objective of financial management is to maximize the market value of firm or to maximize the market value of shares, then we come across to a question that what is the relationship between dividend policy and market price of equity shares. तो अगर ये ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि एक फर्म की मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को मैक्सिमाइज करना है,
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या डिविडेंड पॉलिसी और मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर में कोई रिलेशनशिप है? क्या मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर डिविडेंड पॉलिसी से डिटरमाइन होता है? And to answer this question, we have two schools of thought. One, which says that dividend and investment policy are interrelated and they have bearings on the firm's market value. पहले का ये कहना है कि डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंटररिलेटेड है एंड इन दोनों का फर्म्स की मार्केट वैल्यू या फर्म्स की जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है उस पर प्रभाव पड़ता है। और इस मॉडल में बेसिकली हम वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और ट्रेडिशनल मॉडल का बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड, द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट सेज that there is no relationship between dividend policy and market value of a share. यानी डिविडेंड पॉलिसी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म और शेयर को प्रभावित नहीं करती है, therefore डिविडेंड पॉलिसी इज irrelevant. इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। And under this school of thought, we will be talking about Modigliani and Miller model. So before we talk about these models, we will be using the following terms very often in our discussion, and therefore it is very important to understand these terms. First is earning per share. Earning per share की हमने एक बात कर ली थी, आपने रेशियो एनालिसिस में भी पढ़ा था। Generally, earning per share is profit after taxes (PAT) divided by number of paid up equity shares. So it gives you the per earning profit after tax, per share profit after tax, or simply it is known as earning per share. Then dividend per share, and dividend per share is dividend divided by number of paid up equity shares. कि डिविडेंड जितना डिक्लेयर किया गया है, जितना डिविडेंड देना है, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पर शेयर डिविडेंड आ जाएगा। Then there is a dividend payout ratio. Here I would like to clear one thing, that there is a difference between dividend percentage and dividend payout ratio. Remember, dividend is generally declared on face value of a share, not on the market value of a share. डिविडेंड का जो डिक्लेरेशन होता है वो फेस वैल्यू पे होता है, ना कि मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज सेड दैट 10% डिविडेंड विल बी डिक्लेयर गिवन ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, तो जनरली 10% मतलब अगर एक शेयर का फेस वैल्यू 20 रुपए है तो 10% उसका 2 रुपए हुआ। तो डिविडेंड जो अगर परसेंटेज के फॉर्म में डिक्लेयर किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें उसे फेस वैल्यू से कैलकुलेट करना है। However, dividend payout ratio is different. Dividend payout ratio is dividend per share divided by earning per share. So dividend percentage और dividend payout ratio दोनों different है। जहां dividend percentage is basically what is the percentage of face value, मतलब dividend face value का कितना परसेंट है, whereas dividend payout ratio is dividend per share divided by earning per share. ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा है retained earnings per share, and retained earning per share is very simple. आपको भी पता होगा कि टोटल अर्निंग्स दो भाग में डिवाइड होती है, एक डिविडेंड और दूसरा जो नहीं बांटा जाता जिसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट कहते हैं, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, यानी जो अर्निंग रिटेन कर ली गई अपने पास रख ली है। सो रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर, सिंपल अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर। So you can also say that earning per share is equal to dividend per share and plus retained earnings per share. So after talking about these basic terms, let us talk about Walter model. James Walter, in his research paper in 1963, gave a share valuation model in which he assumed that dividend decision has a relationship with value of share. दोनों यानी डिविडेंड डिसीजन और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर दोनों पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट। सो बिफोर वी टॉक अबाउट द शेयर वैल्यूएशन मॉडल गिवन बाय वॉल्टर, लेट अस टॉक अबाउट द assumptions
put forth by Walter. So the first assumption is that the firm has only equity share capital, means a firm has only one source of capital, that is equity share capital. यानी फर्म की टोटल कैपिटल टोटल इक्विटी शेयर से की गई, इसमें डेट का पार्ट या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट नहीं है. देयर इज ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल. एंड फॉर इट्स फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, आगे जो इसको इन्वेस्टमेंट करना है अपने बिजनेस के लिए, it has only retained earnings, so it utilizes only retained earnings to finance its future investments. यानी future investments के लिए एक ही source of resource है, that is retained earnings. The rate of return on investment is constant, मतलब जो investment करते हैं with the help of retained earnings, उस पे जो rate of return है that is constant for the given time period. And the firm has an infinite life, मतलब ये इसकी कोई given life नहीं है, firm की infinite life है, अनिश्चितकालीन जीवन है. So this is the model which is given by Walter, and actually Walter said that the market value of share is the present value of dividend and retained earnings for the entire life of the firm. कि पूरी लाइफ में जो डिविडेंड देंगे और जो रिटेन्ड अर्निंग्स रखेंगे उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू ही आपका मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर है, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. सो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज वेयर P is equal to D plus E minus D R upon K whole upon K. So where P is the price per equity share, D is the dividend per share, E is the earning per share, and R is the basically rate of return on investments, and K is the cost of equity. So these are the notations. So P is the price per share per equity share, D is the dividend per share, E is the earning per share, and E minus D is the retained earning per share. Remember that we have talked about already, that if we deduct dividend per share from earning per share, we'll get retained earnings per share. So that means this portion is giving you the retained earnings per share. R is basically the rate of return on investments, and K is the cost of capital. Even if you little bit do the mathematics and separate the term, then it will be simply P equal to D upon K plus E minus D R upon K whole upon K. So where the first term, the first component is the present value of an infinite stream of dividends, कि लाइफ टाइम में जो डिविडेंड मिलेगा वो आपका ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड है, एंड दिस इज सिंपली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. सो रिटेन्ड अर्निंग्स जो लाइफ टाइम है उनकी प्रेजेंट वैल्यू, तो फर्स्ट कंपोनेंट जहां डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है वहीं सेकंड कंपोनेंट रिटेन्ड अर्निंग्स की प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है. सो एज पर दिस मॉडल द वैल्यू ऑफ अ शेयर इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड and returns from retained earnings of its entire life. So let us have an illustration, an example. So for example, suppose the rate of return of a firm is 25%. Then cost of equity. So we have given three different scenarios. Where once we assume that rate of return is 25%, then 20%, then 15%. Cost of equity we have assumed, suppose it remains 20% in all three scenarios, and then earning per share is suppose rupees 10. So if there are three situations, we are assumed three different scenarios here and at different dividend per share. So first we assume suppose dividend per share is rupees 5. So if dividend per share is rupees 5 and these are the things, so by putting it to the formula we get market P, the value of P is first 56.25, then 50, and then 43.75. If dividend is equal to 10 rupees, means it is equal to earning per share, that means there are no retained earnings. Remember in this case, when earning per share is rupees 10 and dividend per share is rupees 5, then that means retained earnings is also retained earnings are rupees 5, क्योंकि 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 रुपए बचेगा आपका, वो retained earnings होगा.
So in that case, these are the market price in 3 different scenario when rate is changing. So if dividend per share is rupees 10, that means there is no retained earnings because earning per share is also rupees 10. In that case, the market price of share is 50, 50, 50 in all 3 scenarios. The rate of interest अलग-अलग होने पे भी. And if D is 0, means if company is paying nothing in the form of dividend, that means everything is retained, means earning per share is equal to retained earnings. In that case, the ratio, the market price is, the market value of the share is 62.5, 50, 37.5. Actually, these 3 scenarios are this, that in first scenario we have taken rate of return on investment is greater than cost of equity. In the second, we have taken rate of return is equal to cost of equity. And in third, we have taken rate of return is less than cost of equity. So these are 3 things. Okay. So in these 3 scenarios, just look at carefully that when rate of return is greater than the cost of equity, okay, then as you are basically in the first case, when there is, you are seeing when there is when retained earnings are rupees 5, then you are seeing that this is the case. And when retained earnings are 0, then this is the case. And when retained earnings are full, then the highest. So in this case, you are seeing when retained earnings are highest, then market price of share is also highest. When retained earnings are lowest, means when everything is paid, then market price of share is also lowest. And similar in other cases. In this case, when R is equal to K, then everything is, in all scenarios, whether you pay 5 rupees dividend, whether you 10, or whether you do not pay anything, the market price of share remain the same, 50, 50 and 50. And in this case also, when rate of return is less than cost of equity, so in this case you will find that when we are paying, when there is no retained earning, then the market price of share is the highest. And when they are paying nothing in the form of dividend, means when they are paying nothing in the form of retained earnings, means nothing in the form of dividend, then the price is lowest. So थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है इस रिलेशनशिप को, और यहाँ पे समराइज किया है. So when R is greater than K, the market value of a share increases as the dividend payout ratio decreases. बहुत ध्यान से देखिएगा. When R is greater than K, the market value of a share increases as the dividend payout ratio decreases. When R is equal to K, the market value of share does not change with the change in dividend payout ratio. And when R is the less than K, the market value of share increases as the dividend payout ratio increases. Thus, according to the Walter model, it comes out that the ideal dividend payout ratio in different scenario is, means when R is greater than K, मतलब जब rate of return cost of equity से ज़्यादा हो, तो मॉडल ये सजेस्ट करता है कि आपको डिविडेंड नहीं पे करना चाहिए, डिविडेंड कुछ भी नहीं पे करना चाहिए, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप डिविडेंड पे आउट रेशियो घटाते जाएंगे. यानी अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हाईएस्ट होगा. तो इसलिए उस पर्सपेक्टिव से देखें तो व्हेन R इज ग्रेटर देन K, देन आइडियल डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी nil. When R is this sign is basically it should be otherwise. So if R is less than K, when R is less than K, then ideal situation is 100%. मतलब आप तब डिविडेंड पूरा 100% देना चाहिए, क्योंकि आप देखिए when R is less than K, the market value of share increases as the dividend payout ratio increases. यानी जैसे जैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर भी बढ़ेगा. तो जब R K से कम है तो यानी पूरी अर्निंग आपको 100% डिविडेंड के फॉर्म में दे देनी चाहिए. बट व्हेन R इज इक्वल टू K, देन आप चाहे डिविडेंड पे करें या ना करें, चाहे रिटेन पूरा कर लें या कम करें, उससे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आप इनडिफरेंट रह सकते हैं.
Now, what is the logic? What is the main reason behind when r is greater than k equal to k और इस तरह से behave कर रहा है? इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम नेक्स्ट गॉर्डन मॉडल की भी बात करेंगे। तो क्योंकि दोनों के जो फाइंडिंग्स हैं लगभग सेम है, दोनों के रिजल्ट सेम है, ऐसा क्यों होता है? हम जब गॉर्डन मॉडल की बात करेंगे तब इसे और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन, you can mail me.